हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एनटी अभ्यास ऐप में जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वैसे हम इस बार ऑलमोस्ट सारे ही सवाल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सवाल रिपीट हुए हैं और जो सवाल बहुत ज्यादा लेंदी हैं, देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें प्रोसीजर बहुत लंबा होता है लेकिन सीखने को उतना ज्यादा नहीं होता, वो सवाल मैं स्किप यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपको पूरे पेपर में से कुछ सवाल मिस आपको दिखें तो वो सोच लीजिए वो जानबूझकर मिस किए गए हैं। यदि आपको फिर भी किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाइए, तो हम किसी ना किसी वीडियो में जो है वो क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास पेपर नंबर 3। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद पेपर नंबर 4 होगा, उसके बाद पेपर नंबर 5, और इस तरीके से ये सारे पेपर जो हैं स्टार्टिंग से हम ले रहे हैं। इससे पहली वाली जो फेज 1 था सीरीज का, उसमें हमने जो है सबसे लास्ट वाले पेपर से उठाना स्टार्ट किया था क्वेश्चंस, और इसमें क्वेश्चंस सिर्फ इंपॉर्टेंट लिए थे बिकॉज जेईई मेन बहुत ज्यादा नजदीक था। अब जेईई मेन में थोड़ा सा टाइम है, 1-2 महीने का टाइम है ही, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट सारे ही सवाल यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप यदि पढ़ चुके हैं एक बार थ्योरी इन सारे चैप्टर्स का, तो ये मस्ट डू है आपके लिए, आपको करना ही चाहिए एनटी अभ्यास के पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल आपसे कहता है टेम्परेचर ऑफ n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस है, n मोल है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है T से 4T, टेम्परेचर 4 गुना हो जाता है थ्रू अ प्रोसेस फॉर विच प्रेशर इज इक्वल टू a T रेज टू द पावर -1 वेयर a इज कांस्टेंट। तो वर्क डन बताना है आपको गैस का कितना होगा। तो जब आपको प्रोसेस के बारे में पता नहीं है कि ये प्रोसेस कौन सा है, तो आप उसे मानिए कि एक पॉलीट्रॉपिक टाइप का प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन होती है PV रेज टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको प्रोसेस के बारे में नहीं पता है तो आप उसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मान लीजिए और PV रेज टू द पावर x की फॉर्म में उसे आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे प्रोसेस के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि यार ये किस तरह की प्रोसेस है। यदि प्रेशर कांस्टेंट होता तो आइसोबैरिक होता, वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो आइसोकोरिक होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो आइसोथर्मल होता, हीट का लेन देन 0 होता तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया है, तो मैं मान लेता हूं कि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसका इक्वेशन है P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T रेज टू द पावर -1, इसे लिख देता हूं A/T। टेम्परेचर को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा P T इज इक्वल टू A, और बिकॉज ये आइडियल गैस है तो मैं टेम्परेचर को लिख सकता हूं PV अपॉन NR। तो यहां से लिखा जा सकता है PV डिवाइडेड बाय NR इज इक्वल टू A। तो यहां से P स्क्वायर V इज इक्वल टू ANR लिखा जा सकता है। A भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं P स्क्वायर V जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है। दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट आप ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा P V रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें एक नया रिलेशन मिल चुका है P V रेज टू द पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे आप कंपेयर कीजिए एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन से P V रेज टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे x की वैल्यू आ जाती है किसके बराबर, 1/2 के बराबर। x की वैल्यू आ जाती है 1/2 के बराबर। तो बस हमें वर्क डन मिल जाता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कि NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, NR डेल्टा T अपॉन 1 x, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो यहां से आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स N, R डेल्टा T, टेम्परेचर में चेंज विच इज 4T माइनस T डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ। तो भाई ये कितना आ जाएगा आपके पास 3nRT डिवाइडेड बाय 1/2, आ जाएगा आंसर आपके पास 6nRT। 6nRT हमारे पास आंसर हमें मिल जाता है 6nRT। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में मुझे आपको बताना है। अनअकैडमी सुपर 20 ये एक इवेंट है जिसमें जो कि नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक चलेगी। इसमें 2 टेस्ट होंगे, उनके बेसिस पे जो टॉप 500 रैंकर्स होंगे उनको इन पर्सन 2 डेज का बूट कैंप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, बूट कैंप में पर्सनलाइज स्कोर बोर्ड होगा, एनालिसिस सेशन होंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, और आपको इसमें 100% स्कॉलरशिप जीतने तक का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब
जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब अनअकैडमी के द्वारा बियर किए जाएंगे इस 2 दिन के बूट कैंप में, ठीक है ना। इसमें गाइडेंस होगा, स्टडी प्लान होगा, ट्रिक्स होंगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जिन्होंने टॉप रैंकर्स को पढ़ाया, जो भी अनअकैडमी से रैंक्स आई है, ठीक है बच्चों। और एक बात और बतानी है, ऑल स्टार क्रैश कोर्स 3.0 ये नया बैच स्टार्ट किया गया है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 4 महीने में पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ताकि आप 12th क्लास में उन बच्चों के साथ आ जाओ जो बहुत पहले से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आप में और उनमें कोई अंतर ना रहे, ठीक है ना। तो ये बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 महीने पूरा सिलेबस, और ये उन बच्चों के लिए है जो JEE 2023 में देंगे, यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इसके लिए एनरोल कर लीजिए। थैंक यू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ पॉइंट P, एक पॉइंट है P, मूव्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब हो गया कि इस तरीके से A से B की तरफ ये मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, कि उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इट स्वीप्स आउट अ लेंथ, जो लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्वीप्स आउट अ लेंथ का मतलब है कि ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। S is equals to t cube plus 5, where S is in meter, t is in second. The radius of path is 27 meter. तो एक्सेलरेशन बताइए P का जब टाइम t बराबर 3 हो रहा है, टाइम t की वैल्यू 3 सेकंड के बराबर है, तो एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक कार जो है वो मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पर, और उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो दिया जाता है S इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी क्यूब, कितना है, टी क्यूब प्लस 5। तो जब हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है बेटा स्पीड मिलता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है, और डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करने से स्पीड मिलता है, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि डिस्टेंस किस रेट से बढ़ रही है, डिस्टेंस किस रेट से बढ़ रही है वो होता है हमारे पास स्पीड, और बिकॉज डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी तो स्पीड हमेशा ये पॉजिटिव हमें मिलने वाली है। तो इससे आप देखिए कितना आ जाएगा, 3t² के बराबर ये स्पीड हमें मिल जाती है। तो भाई यहाँ ये कार उल्टा बना दिया, वैसे कार क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रही है, तो ऐसे। तो कार जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब कर्व पर चलता है, कर्व पर चलता है, तो हम जानते हैं कि एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होना मस्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस कार के ऊपर भी सेंटर के अलोंग एक एक्सेलरेशन जरूर रहा होगा। और एक्सेलरेशन कैसे आता है, जब कोई फोर्स लगता है, और फोर्स सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा होगा, इनके टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन जो है उसका कोई कंपोनेंट इस तरफ आ रहा होगा, तब जाके ये रोटेट हो पा रही होगी। और आप जानते भी ऐसा होता है कि जब मान लीजिए आप बहुत कीचड़ में फंस चुके हैं, या आप स्नो के ऊपर जो है कार या बाइक जो है ड्राइव कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी कार को, अपनी बाइक को टर्न नहीं कर सकते जब तक कि फ्रिक्शन नहीं होगा टायर और ग्राउंड के बीच में। उसे ट्रैक्शन कहा जाता है नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। तो जब तक ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक आप ऐसे नहीं कर सकते, आप उसे टर्न नहीं कर सकते, अपनी कार, अपनी बाइक, अपनी साइकिल को, यदि ट्रैक्शन नहीं है तो ट्रैक्शन होगा तभी मुड़ेगी, और ट्रैक्शन होगा फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शन एक का एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा होगा जिसकी वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है v²/r के बराबर, v²/r के बराबर। और क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब स्पीड जो है वो टाइम के साथ डिपेंडेंट है, यानी कि स्पीड भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एक कंपोनेंट जो है वो इसके वेलोसिटी के अलोंग भी आना चाहिए, जिसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है d speed/dt, d speed/dt इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसे कहा जाता है टोटल एक्सेलरेशन, और वही हमें कैलकुलेट करना है, टोटल एक्सेलरेशन। तो भाई हमें पहले तो निकालना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा d speed/dt, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 6t, क्वेश्चन नंबर 1। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास v²/r, 3t² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक। तो ये आपको मिल जाता है 9t⁴ डिवाइडेड बाय r, ये हो गया सेंट्रीपिटल और वो हो गया टेंजेंशियल। तो आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि t बराबर 3 पर हम कह सकते हैं कि t बराबर 3
AT की जो वैल्यू है हो जाएगी आपके पास 18 और AC की वैल्यू आपके पास हो जाने वाली है 9 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय R विच इज 27। तो 9 से ही चला गया 3 बार, 9 से चला गया ये 3 बार और 3 से चला गया ये एक पावर चली गई तो 3 पावर बची, यहाँ पे 27 आपको मिल जाता है। तो AC स्क्वायर और AT स्क्वायर का जो है आपको निकालना है रिजल्टेंट, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन। आपको मिल जाएगा 18 इंटू 18 प्लस 27 इंटू 27। 9 जो है आप कॉमन ले सकते हैं, 9 81 कॉमन ले सकते हैं तो बाहर 9 मिल जाएगा आपको। यहाँ मिलेगा आपको 9 2 2 4 प्लस 3 3 9 तो मिल जाएगा आपको 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 13। अंडर रूट 13 की वैल्यू दी है आपको 3.6 के बराबर। सो 9 इंटू 3.6 कितना आ जाएगा 54 4 5 27 5 32। सो 32.4 हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है 32.4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो ट्रेन है A और B और लेंथ उनका 400 मीटर है और पैरेलल ट्रैक्स पर वो चल रही हैं विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया, 72 का मतलब हो गया 72 इंटू 5/18। याद रखिए कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 यानी कि 3.6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 18 से गया 4 बार, आगे आपके पास 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। विद A अहेड ऑफ B, A आगे है B से, तो ड्राइवर जो है B का वो सोचता है कि ओवरटेक किया जाए इसको और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट करता है। आफ्टर 50 सेकंड जो गार्ड है B का जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ A एंड द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम इज x, देन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x/10। तो ये हमें कैलकुलेट करना है कि ओरिजिनल जो डिस्टेंस थी, इनिशियल डिस्टेंस थी उन दोनों ट्रेन्स के बीच में वो कितनी है। तो ट्रेन्स के बीच के डिस्टेंस का मतलब है कि उनके टेल और हेड के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि एक आगे एक पीछे है तो टेल और हेड के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं मान लेता हूं कि जो हमारे पास ट्रेन है, ट्रेन नंबर A वो आगे है, ट्रेन नंबर A आगे है और ट्रेन नंबर B जो है वो पीछे है। दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं किसके बराबर है, x के बराबर है, दिया ही हुआ है वो। इनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से, और ये भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये डिसाइड करता है एक्सेलरेट करना a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और होता क्या है कि ये इसको ओवरटेक कर देता है कि मान लीजिए दोनों जो हैं चलते 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 यहाँ पे आ चुकी हैं, ये आ चुकी है यहाँ पर, मैं दूसरा कलर बना देता हूँ यहाँ से, ये आ चुकी है यहाँ पर, ये A यहाँ आ चुकी है और ये जो B है इसने ये जो डिस्टेंस है गेन कर लिया है, साथ में ये पूरी जो लेंथ के बराबर जो डिस्टेंस है इसको भी गेन कर लिया है। तो होता क्या है कि ये इसको पीछे छोड़ देता है, ये इसको पीछे छोड़ देता है, B को पीछे छोड़ दे, A को पीछे छोड़ देता है। ये हमारे पास सिचुएशन होती है और ये सब काम जो है हो पाता है 50 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड में हो पाता है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल जो डिस्टेंस है इनके बीच में कितना रहा होगा। अब आपके पास तरीका है कि आप ग्राउंड फ्रेम में इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मर्जी है आपकी कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं आपको ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे केयरफुल रहना है कि जब भी आप ऐसे एक्सटेंडेड एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट्स के मोशन की बात कर रहे हो तो हमें याद रखिए, हमें सिर्फ देखना है किसी भी एक पॉइंट का मोशन और उसी पॉइंट के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यदि मैं गाड़ी के हेड की बात कर रहा हूं, मैं तो हेड को मैं ट्रैक करूंगा, गाड़ी की टेल की बात कर रहा हूं तो मैं टेल को ट्रैक करूंगा कि टेल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ना। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाता है किसी पॉइंट का। ठीक है, जब एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखा जाता है। तो भाई 50 सेकंड की यदि बात कर रहे हैं तो 50 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से कितना चल जाएगा ये आगे। इसका हेड जो है बेटा, इसका हेड जो है, हेड टू हेड जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 × 20 कितना आ जाएगा आपके पास, 1000 मीटर। 1000 मीटर जो है आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा कि जो ए ने कवर किया है। और बी को देखिए बेटा, बी का जो हेड है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है,
हम यहाँ पे कह सकते हैं बिकॉज इसका इनिशियल वेलोसिटी है 20, तो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा कितना, इनिशियल वेलोसिटी 20 ut प्लस हाफ इंटू a इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुआ है इंटू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर यानी कि 50 इंटू 50 2500। तो आ गया आपके पास 1000 प्लस ये आ गया आपके पास 1250, देख ले आपके पास 2250 मीटर। सो 2250 मीटर इसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 2250 के बराबर है। तो बस हमारा काम जो है बन चुका है। तो ये जो डिस्टेंस है 2250 2250, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है 400 और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है 1000 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 400। तो मैं कह सकता हूं दिस 2250 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 400। कितना जाएगा आपके पास x प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 400। सॉल्व कर लीजिए इसे, 4 4 800 1800, तो x की वैल्यू मिल जाती है आपको 2250 और 1800 इसमें से माइनस कर दीजिए 0 5 और ये आ गया आपके पास 12 में से 8 के 4 और आपको मिलेगा यहाँ पे 450। तो 450 मीटर डिस्टेंस उनके बीच में रहा होगा, 450 मीटर। ठीक है, अब आप जो है हमसे x/10 पूछा है, तो 450/10 कितना हो जाएगा 45। अब आप मुझे इस सवाल को करके दिखाइए रिलेटिव मोशन से करके दिखाइए कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। और आप एक बार ये जिंदगी में सवाल कर लीजिए ऐसा ग्राउंड के फ्रेम में, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि यार इसमें ग्राउंड से करें इसको रिलेटिव से करें, आपको दोनों ही मेथड सेम इक्वली आसान लगेंगे। यार ऐसे भी कर लो ऐसे भी कर लो। यदि आपने एक बार एकदम टिक के सवाल कर लिया तो आपके जो है ये जिंदगी में सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया, बोलो आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा कि दो फोर्सेस हैं और उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड है रेशियो में 3:5 में, उनका रिजल्टेंट आता है 28। यदि उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो उनका मैग्नीट्यूड बताना है बी का कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारे पास फोर्स ए है, फोर्स ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि 3F0 के बराबर है और फोर्स बी का जो वैल्यू है मैं मान लेता हूं 5F0 के बराबर है। रेशियो आप देखेंगे तो 3:5 आएगा जो हमें दिया हुआ है, सब कुछ सही कर रहे हैं, 3:5 रेशियो है और जो आना भी चाहिए और जो आ भी रहा है। उनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन FA वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है 60 डिग्री के बराबर है और इनका रिजल्टेंट कितना है बेटा FA प्लस FB वेक्टर कितना है रिजल्टेंट इनका 28। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं वेक्टर के रिजल्टेंट का, दैट 3F0 का स्क्वायर प्लस 5F0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3F0 5F0 इंटू cos 60 का अंडर रूट इज इक्वल टू 28 स्क्वायर कर दीजिए 9 प्लस 25 प्लस 2 से 2 15 F0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28। तो 25 और 15 कितना हो गया आपके पास 40 और 9 49, तो 7F0 यहाँ पे मिल जाएगा आपको इज इक्वल टू 28। तो F0 की वैल्यू मिल जाती है आपको 4 के बराबर। तो F0 की वैल्यू यदि मिल जाती है आपको तो आप यहाँ से FB निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। सो 20 न्यूटन विल बी द फाइनल आंसर, 20 न्यूटन। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसे, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, here theta is the maximum angle for which the light suffers total internal reflection at the vertical surface। तो ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली, जिसके लिए हमें यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाए। तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और यहां पे TIR करवाते हैं। तो पहले मैं कह सकता हूं कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है, तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकता हूं। तो यहां से आपको मिलेगा कि क्रिटिकल एंगल जो है साइन क्रिटिकल एंगल, तो डेंसर से रेयरर में जाते हैं, तो 1.25 इंटू साइन C इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90।
तो मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूं कि ये जो मटेरियल है और ये जो मटेरियल है, ये मीडियम और ये मीडियम के बीच में जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो निकालना चाहता हूं। फिर हम हिसाब लगाएंगे कि यार थीटा की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है। तो 1.25 को लिखा जा सकता है 5/4 और साइन सी इज इक्वल टू 1। तो साइन सी की वैल्यू मिल जाती है आपको 4/5 के बराबर, जानी पहचानी वैल्यू लग रही है 53 डिग्री। तो सी की वैल्यू आ जाती है आपको 53 डिग्री के बराबर। तो TIR होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, थीटा डबल डैश जो है वो 53 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 53 डिग्री से थीटा डबल डैश की वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे ये लाइट गिरेगी तो TIR हो जाएगा और ये वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब थीटा डैश और थीटा डबल डैश में हम रिलेशन पता है, थीटा डैश और थीटा डबल डैश में रिलेशन क्या है कि थीटा डैश इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा डबल डैश। तो आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस थीटा डबल डैश इज लेस देन माइनस ऑफ 53 डिग्री। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन जो है वो पलट जाएगा। 90 दोनों तरफ जोड़ दीजिए, यहाँ 90 जोड़ दिया और यहाँ 90 आपको जोड़ दिया, तो यहाँ मिला आपको 37 डिग्री और यहाँ मिला आपको 90 माइनस थीटा डबल डैश, और ये कितना आ जाएगा आपके पास थीटा डैश के बराबर। तो थीटा डैश जो है वो छोटा होना चाहिए 37 डिग्री से, इतनी बात भी पता चल गई। अब थीटा और थीटा डैश में रिलेशन क्या है वो मैं स्नेल्स लॉ से निकाल सकता हूं कि 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1.25 विच इज 5/4 इंटू साइन थीटा डैश। तो भाई यहां पे कह सकते हैं बिकॉज ये अक्यूट एंगल है, तो जहां पे थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां पे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जहां पे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वहां पे साइन थीटा डैश की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैक्सिमम करना है तो राइट हैंड साइड को भी मैक्सिमम करना होगा, और साइन थीटा डैश की मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी हो सकती है, ये हमेशा छोटा होगा 37 डिग्री से, तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 37 डिग्री। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं थीटा डैश मैक्सिमम कैन बी 37 डिग्री। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा आंसर 5/4। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5/4 इंटू साइन 37 विच इज 3/5। तो 5 से 5 चला गया, आपको आ गया आंसर 3/4 के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 3/4 विच इज 0.75 के बराबर होने वाली है। 0.75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालों को जहां पे थीटा की मैक्सिमम पूछा है, थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो वहां पे एक एक करके धीरे धीरे उंगली पकड़ के जो है आपको वहां तक पहुंचना है। ठीक है, डायरेक्ट मत सोचिए, गलत हो सकता है। डायरेक्ट पहुंचना मतलब यदि आप बहुत ज्यादा प्रो हो तो कर सकते हो, लेकिन यदि नहीं आता है इतना अच्छे से तो आप एक एक करके लेके जाइए। सबसे पहले यहाँ क्रिटिकल एंगल निकालिए। क्रिटिकल एंगल निकाल के मैंने कहा कि भाई ये थीटा जो है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हर एक स्टेप जो है वो सेंस करनी चाहिए ना, दैट शुड मेक सेंस, एवरी स्टेप शुड मेक सेंस। ऐसा नहीं कि यार ये स्टेप तो ठीक है मैंने लॉजिक से सोच लिया, अगला स्टेप ऐसे लिख दिया और फिर लॉजिक लगा रहे हैं। तो बीच में यदि लॉजिक छोड़ दिया तो लॉजिक आपका साथ छोड़ देगा। समझ में आया सवाल आपको?